एनी टाइप ऑफ पुश और पुल, जो पुश और पुल का जो भी इफेक्ट होता है उसको हम फोर्स बोलते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं किसी भी बॉडी में किसी भी बॉडी को मैं खींच रहा हूँ या पुश कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं उसको पुल कर रहा हूँ या पुश कर रहा हूँ और उसकी वजह से उस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हो जाता है, तो हम ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं फोर्स। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि फोर्स अगर मैंने लगाई किसी भी बॉडी में, यानी कि किसी भी बॉडी को पुल करा या पुश करा, तो बॉडी में मोशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, बॉडी बॉडी मोशन दिखाने लगेगी। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम किसी भी बॉडी को मोशन में लाते हैं, तो मोशन के तीन अलग अलग तरीके के लॉज होते हैं। सबसे पहला लॉ जो होता है मोशन का वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डेफिनेशन आपको पता ही होगी इसकी, मैं दिखवा नहीं रहा हूँ दोबारा से, मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एनी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion until and unless some external unbalanced forces applied on it। जब तक कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करी जाती, तब तक कोई भी बॉडी रेस्ट में ही रहती है, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है। ये होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। फिर आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यासा, प्राजक्ता और अक्षर, आप तीनों बता देना। मैं जैसे इस चैप्टर का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का अभी रिवीजन करवा रहा हूँ, तो इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक हो जो आपको लगता हो कि सर ये वाला टॉपिक मेरे को आप दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, ये वाला टॉपिक स्ट्रेसफुली बता दीजिए, क्योंकि परसों शायद एग्जाम है आप लोगों का। मुझे ये बता दीजिए कि कोई अगर पर्टिकुलर टॉपिक है तो पहले मैं वो टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ। बताइए। सर मुझे वो फील्डर वाला नहीं आया था सर, कि जब बॉल कैच करते थे हाथ पीछे क्यों करते अपने। समझ में नहीं आया, बेटा दोबारा बोलोगे प्लीज। सर कि अगर कोई बॉल आ रही है तो हम कैच करने के लिए हाथ पीछे क्यों करते हैं, वो अच्छा वाला समझ नहीं आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, ये मोमेंटम से रिलेटेड है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। Rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applying force and takes place in the direction in which the force is acting। अब ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम ना, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट खेल रहा है तो बॉल हवा में उछली और हमने बॉल को कैच किया, तो कैच करने पर हम क्या करते हैं, हम हाथ को थोड़ा सा पीछे को ले जाते हैं। तो उससे होता क्या है, उससे जो इफेक्ट होता है ना, उसका जो इंटेंसिटी होती है, जिस इंटेंसिटी से वो टकराती है, वो इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, मतलब हाथ पर चोट थोड़ा कम लगती है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो फोर्स है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, उसकी डेफिनेशन क्या है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, कि द चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। सर आपकी स्क्रीन में आ रही। हाँ, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज होगी, बस 1 मिनट। F is equal to ma, force is directly proportional to acceleration। अब देखिए ऐसा है कि जब फोर्स है, बेटा 1 मिनट वेट करिए प्लीज, 1 मिनट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है v is equal to u plus at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहां से देखिएगा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, at is equal to v minus u हो जाएगा। तो यहां से a कितना हो जाएगा बेटा,
v माइनस यू अपॉन टी। ये चीज समझ में आ गई अक्षर? यस सर। ये चीज समझ में आ गई? आप बताओ इंदर। यस सर। है ना? तो यहाँ से एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू अपॉन टी। तो इससे मैं क्या कहूंगा कि अगर एक्सेलरेशन और टाइम सिर्फ इन दोनों चीजों को देखा जाए, एक्सेलरेशन और टाइम को देखा जाए, क्योंकि बॉल है, एक क्रिकेटर ने शॉट खेला और बॉल हवा में उड़ती हुई जा रही है, ये बॉल है, ये ऐसे आ रही है एक फोर्स के साथ में, ये बॉल ऐसे आ रही है और यहाँ पर कोई कैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए खड़ा हुआ है, ठीक है? तो इस बॉल के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो इसका मास और एक एक्सेलरेशन। एक तो मास होगा और एक होगा एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन। तो देखिए बॉल का मास तो चेंज नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस कि बॉल बीच में से टूट ही ना जाए, बॉल का मास तो सेम रहेगा। तो अगर बॉल का एक्सेलरेशन कम कर दिया जाए तो यानी कि फोर्स जो लगेगी, जो मेरे हाथ पर जो फोर्स लगेगी, जो इम्पैक्ट होगा मेरे हाथ पर, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैंने उसको ऐसे पकड़ते हुए मैंने थोड़ा सा पीछे को हो गया, इसका मतलब क्या है कि आई हैव इंक्रीज्ड द टाइम इन विच द बॉल इज गोइंग टू स्टॉप। जितने टाइम में बॉल रुकने वाली थी मैंने उस टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दिया, हाथ को थोड़ा सा पीछे कर लिया, तो उससे क्या हुआ, 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम एक्स्ट्रा हो गया, टाइम बढ़ गया। तो जब टाइम बढ़ेगा तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो m इंटू ए यानी कि क्या होता है, फोर्स, फोर्स कम हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन और टाइम दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एज वी हैव इंक्रीज्ड द टाइम, एक्सेलरेशन रिड्यूसेस, एंड बिकॉज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो अगर एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो फोर्स भी कम हो जाएगी, फोर्स कम हो जाएगी तो जो फील्डर है उसके हाथ में कम चोट लगेगी। बताइए समझ गए? यस सर। समझ गए अक्षर? यस सर। पक्का? दोबारा तो नहीं बताना? नो सर। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अच्छा, इसके जो एप्लीकेशन है कैचिंग ऑफ अ क्रिकेट बॉल, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ना केस ऑफ अ हाई जंपर। केस ऑफ अ हाई जंपर क्या है कि जो दौड़ता हुआ आदमी आता है, जो हाई जंपिंग होता है, हाई जंप एंड लॉन्ग जंप, वो मान लीजिए दौड़ता हुआ आया, कोई बंदा आया दौड़ता हुआ और यहाँ पर कोई हर्डल लगा हुआ था, ये इसके ऊपर से ऐसे कूदा और कूद के यहाँ गिरा हार्ड सरफेस पर, हार्ड सरफेस पर गिरा। तो इसके पैरों में ना बहुत जोर से झटका लगेगा, इसके पैरों में ना चोट लगेगी, क्योंकि ये यहाँ पर हार्ड सरफेस पर कूद गया, ये हर्डल था, इस हर्डल को क्रॉस करके यहाँ पर कूद गया। अब हमने क्या करा, एक दूसरा केस लिया। दूसरे केस में क्या हुआ, ये हाई जंपर था, एथलीट इधर से दौड़ता हुआ आया और यहाँ पर हर्डल लगा हुआ है, ये कोई ऊंचाई है, हर्डल लगा हुआ है, और बेटा यहाँ पर ना, यहाँ पर फोम के गद्दे रखे हुए हैं, या तो फोम के गद्दे रखे हुए हैं या फिर सैंड है। तो होगा क्या कि ये यहाँ से दौड़ता हुआ आया और ये इधर से कूद के जब यहाँ गिरेगा, तो ये जो गद्दा है ना, जो फोम है, ये फोम क्या होगा, ये फोम थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, ये फोम ऐसा होगा, ये फोम इस तरीके से होगा, कंप्रेस हो जाएगा। ओरिजिनली तो इसकी पोजीशन यही थी, लेकिन क्या हुआ कि ये फोम थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, और कंप्रेस होने का मतलब क्या है, कंप्रेस होने के बाद ये फिर वापस उछलेगा, अपना उसी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेस होने का मतलब क्या है कि वो दबा, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से कूद कर आया और सीधा यहाँ पर हार्ड सरफेस पर आकर गिरा, वो जैसे ही कंप्रेस, द टाइम इन विच फोम गेट्स कंप्रेस्ड, द टाइम इन विच फोम गेट्स कंप्रेस्ड, इट गिव्स अ प्रोटेक्शन टू द एथलीट। उससे क्या होता है कि क्योंकि उसके रुकने का टाइम बढ़ गया,
वो जो जंपर कूदा था हाई जंपर, उसके रुकने का टाइम बढ़ गया एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। उसके रुकने का टाइम बढ़ गया, तो टाइम बढ़ गया तो एक्सेलरेशन कम हो गया, एक्सेलरेशन कम हो गया तो इसका मतलब फोर्स कम हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जब फोर्स कम हो गया तो इसका मतलब उसको कम चोट लगी। बताइए समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, ये पूछा जाता है। उसके बाद में है ये भी पूछा जाता है कि स्कूल में ये करवाया था द यूज ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार्स। नहीं? नो सर। ठीक है, तो इसको छोड़ो आप। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रूफ आता है, ये बताओ आप लोगों को आता है या नहीं, ये बताओ। सर वो भी रिवाइज करवा दीजिए। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बता रहा हूं मैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है बेटा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये दोनों के दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, देखिएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन is equal to total momentum is equal to total momentum before collision। अब ये चीज जो है ये हमको ना प्रूव करनी है, तो देखिएगा इसमें समझिएगा किस तरीके से प्रूव करेंगे इसको। इसमें ऐसा करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि दो गाड़ियां हैं, एक कार है या एक ट्रक है, हमने कहा कि वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा इसको, और जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा समझते चलना, ना समझ में आएगा तो प्लीज दोबारा पूछ लेना मेरे से। देखिए मैंने कहा यहाँ पर हम तीन अलग अलग केसेस लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैंने दिखाया कि ये एक ट्रक है, बेटा 2 मिनट रुक जाना जरा, वो मेरे यहाँ जन्माष्टमी हो रही है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ये ट्रक है कोई ऐसे, ये माना इस तरीके से ट्रक है, तो पता नहीं आगे को निकला हुआ है, और इधर एक गाड़ी है, तो ये जो ट्रक है ना इसका मास मैंने मान लिया m1, और ये जो गाड़ी है इसका मास मैंने मान लिया m2, और अभी इन दोनों की टक्कर नहीं हुई है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2।
ठीक है, फिर क्या हुआ, अब दोनों में टक्कर हो गई। यहाँ इनकी टक्कर हो गई। बेटा सुनाई दे रही है मेरी आवाज सभी को? यस सर। अब ये इसका टक्कर हो गई, ये हो गया कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, ये हो गया बिफोर कोलिजन, और फिर टक्कर के बाद आफ्टर कोलिजन। इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा दो जैसे टूट गया हो, या आगे से ऐसी कार को दिखा दो जैसे कार थोड़ी सी पीछे से टूट गई हो टक्कर के बाद। इसका मास m2, टकराने के बाद क्या हुआ, टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी थी u1 ट्रक की, और कार की वेलोसिटी थी u2। अब टकराने के बाद ट्रक की वेलोसिटी हो गई बेटा v1 और कार की वेलोसिटी हो गई v2। ये है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी इतनी हो गई चेंज होकर। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जरा देखिएगा, इसके बाद में ये बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ये हो गया। अब इसमें ये आएगा कि जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि ट्रक ने कार पर फोर्स लगाई, तो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी किसकी चेंज हुई, मतलब फर्क किस पर पड़ा। अगर ट्रक जो फोर्स लगा रहा है अगर वो F1 है, और कार जो उस पर रिएक्शन फोर्स लगा रही है वो F2 है, तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले हम फोर्स F1 की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, if truck exerts force F1 on the car, अगर ट्रक जो है ना, ट्रक अगर कार पर फोर्स लगाता है F1, ठीक है, तो F1 क्या हो जाएगा, मैं जानता हूँ फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ट्रक ने फोर्स लगाई, फोर्स लगी किस पर, फोर्स लगी कार पर। अब हम ये कहेंगे F1, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए, तो इसने फोर्स लगाई, F1 फोर्स लगा तो रहा है ट्रक, वो लग किस पर रही है, कार पर लग रही है, तो F1 इज इक्वल टू हो गया कार का मास m2, है ना, और एक्सेलरेशन कार का एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा v माइनस यू अपॉन टी। बताओ ये समझ में आया है नहीं, v माइनस यू अपॉन टी मतलब कार में जैसे टक्कर लगी तो कार की फाइनल वेलोसिटी v2 और इनिशियल वेलोसिटी u2, तो इसको लिखेंगे v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 अपॉन टी। ये समझ में आता है कि नहीं, ये बता दीजिए। यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन, मास ऑफ कार इनटू एक्सेलरेशन ऑफ कार, कार का एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, v माइनस यू अपॉन टी, v कितना है कार का, फाइनल वेलोसिटी v2, इनिशियल वेलोसिटी u2, तो v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 अपॉन t, ये हो गया F1, ठीक है। अच्छा, और इसको एक्सपेंड कर लेंगे, बेटा ये हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t, ये हो गया F1। फिर हम बोलेंगे कि कार exerts force F2 on the truck। भाई कार जो है, कार भी तो उस पर फोर्स लगाएगी वापस ट्रक पर, भाई ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ट्रक ही कार पर फोर्स लगा रहा है, ट्रक का भी तो कुछ नुकसान होगा कार की वजह से।
तो हम ये कहेंगे कार एक्सर्ट्स फोर्स F2 ऑन द ट्रक। वो क्या होगा? F2 फोर्स कौन लगा रहा है? कार लगा रहा है, लेकिन लगा किस पर रहा है? ट्रक पर। तो यानी कि ट्रक का मास इनटू ट्रक का एक्सेलरेशन। तो ट्रक का मास कितना है? m1, और ट्रक का एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ट्रक की फाइनल वेलोसिटी बेटा v1, ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी u1 है ना। तो v1 माइनस u1 अपॉन टी, v1 माइनस u1 अपॉन टी, एक्सपेंड करिए। F2 is equal to m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया। ये करने के बाद में अब देखिएगा, जैसे हमारे पास इतना आ गया तो मैं बोलूंगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है कि जितना भी एक्शन और रिएक्शन ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। एक्शन और रिएक्शन इक्वल होंगे, यानी कि ये एक्शन है जो ट्रक लगा रहा है कार पर, और ये रिएक्शन है जो कार लगा रही है ट्रक पर। मतलब F1 is equal to माइनस F2। तो F1 क्या हो गया? M2 V2 माइनस M2 U2 अपॉन टी। फिर बिना माइनस साइन F2 क्या होगा? M1 V1 M1 V1 M1 V1 माइनस M1 U1 अपॉन टी। टी से टी कैंसिल आउट हो गया। M2 V2 माइनस M2 U2 is equal to माइनस M1 V1 माइनस माइनस प्लस M1 U1। ये हो गया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि मुझे देखना है, मुझे क्या प्रूव करना था? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी हो जाती है? v1 और v2। तो v1 और v2 वाले को तो आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, v2 वाला ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में, v1 वाला इधर है, इसको इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो आप देखो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है। ऐसी मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार। तो m1 v1 हो गया जो है मोमेंटम ऑफ ट्रक आफ्टर कोलिजन। m2 v2 हो गया मोमेंटम ऑफ कार आफ्टर कोलिजन। और ये दोनों का एडिशन यानी कि दोनों का टोटल मोमेंटम हो गया आफ्टर कोलिजन। उसके बाद बिफोर कोलिजन यानी कि u1 और u2 वाला टर्म वो उधर ले आओ। ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। तो ये करने के बाद में आप बस लास्ट में यहाँ लिख देंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन is equal to total momentum before collision। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बताइए जी, समझ में आ गया ये प्रूफ? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनके क्वेश्चन जो गन रिकॉइल होती है, रिकॉइल ऑफ गन, या जो कार के एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो वाले आते हैं आप लोगों को करवाने हैं? No, sir. बता दो अक्षर, न्यासा, प्राजक्ता, तीनों बता दो। इंदर, अनमोल, दिव्यांशी। नो सर। नो सर। ठीक है, और कोई चीज इसमें करवानी हो तो बताइए। भाई तीनों लॉज हैं, वो तीनों लॉज आपको लर्न करने हैं। एक वो जो एग्जांपल हो गया क्रिकेट बॉल कैच करने वाला वो हो गया,
एक हाई जंपर वाला एग्जांपल हो गया, उसके अलावा जो आपके ये आपका लीनियर मोमेंटम वाले जो क्वेश्चंस हैं, मोमेंटम वाले क्वेश्चन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका प्रूफ बताइए जी। इसके अलावा कुछ करवाना है इसमें? तैयारी ठीक है आप तीनों की? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो फिर वापस वही कराऊं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वही कराने आगे कंटिन्यू, अभी बचे हैं 15-20 मिनट। बोलो इंदर, अनमोल, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए तो फिर अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, ठीक है? ये मिटा रहा हूं सारा। आप लोगों को मैंने एटॉमिक मासेस भेजे थे, लर्न कर लिया आपने इंदर? सर अभी नहीं करे। अनमोल, अनमोल एटॉमिक मासेस लर्न किए? दिव्यांशी तुमने किए? What sir, repeat कर दीजिए. नहीं करा अभी? No sir. आदित्य तुमने भी नहीं करे? नो सर। कर लो भाई, कितनी बार पढ़ना पड़ेगा। चलिए जी, मैंने कोई 2-4 क्वेश्चंस आपको कल कराए थे, आगे कराते हैं आज क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, नोट करेंगे सभी बच्चे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स calculate the number of iron atoms in a piece of iron weighing in a piece of iron weighing. Calculate the number of iron atoms in a piece of iron weighing 2.8 grams. आप लोगों ने एटॉमिक मास लर्न नहीं करे हैं तो मैं लिख रहा हूँ। एटॉमिक मास ऑफ आयरन atomic mass of iron is equal to 56 U, ठीक है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है इससे पहले मैं यहाँ ऊपर वो 3 रिलेशन लिख देता हूँ जो हमने कल लिखे थे। 1 mole of atoms is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 atoms। दूसरा 1 mole of atoms is equal to gram atomic mass of that एलिमेंट। दैट एलिमेंट कौन सा? जो भी एलिमेंट क्वेश्चन में गिवन होगा वो वाला। थर्ड, ग्राम एटॉमिक मास। थर्ड में हम क्या करते हैं, 1 मोल इतने के भी बराबर है, 1 मोल इतने के भी बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हो जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो वही वाला।
is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स। ये आप लोगों को रिकॉल कराने के लिए मैंने लिख दिए हैं, ये तीनों के तीनों कल करवाए थे मैंने, ये तीनों हमको इक्वेशन याद रखनी, ठीक है। अब जरा देखिएगा, एक मिनट, हाँ जी। अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम। अच्छा प्राजक्ता, मेरे को बता सकते हो इसमें क्या पूछा जा रहा है और क्या दिया है, क्या गिवन है और क्या उन्होंने पूछा है, बताएंगे? मेरी आवाज आ रही है? अक्षर तुम बताओगे? यस सर। सर हाँ नंबर बताओगे। ऑफ सर नंबर ऑफ आयरन एटम पूछा जा रहा है। अच्छा और क्या दिया है? सर मास आयरन। मास दे रखा है, तो उन तीनों में से कौन सा रिलेशन यूज करें? सर सेकंड। देखो सेकंड में तो मोल दे रखा है, मोल थोड़ी दे रखा है यहाँ पर तो मास दे रखा है और नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है, तो जिसमें मास हो और नंबर ऑफ एटम्स हो वो वाला रिलेशन बताओ। सर सेकंड। ये सेकंड कौन बोल रहा है कि ये भी गलत? सर मैं बताऊं? थर्ड। थर्ड होगा यूज। सर जब थर्ड होगा। थर्ड होगा भाई, सेकंड वाले में तो मोल है, फर्स्ट वाले में भी मोल है, तो जब भी मोल की बात होगी, मोल पूछा जाए या मोल गिवन हो तब लगेगा फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स पूछ रहे हैं इन अ पीस ऑफ आयरन वेइंग कितना ग्राम, तो ग्राम दे रखा है यानी कि मास दे रखा है और नंबर ऑफ आयरन एटम्स पूछा जा रहा है, तो थर्ड रिलेशन यूज करेंगे। और उसमें भी क्या ध्यान रखना है कि निकालना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, मुझे आयरन एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो इसका मतलब जो चीज मुझे कैलकुलेट करनी है उसे मुझे राइट हैंड साइड पर रखना पड़ेगा, तो ये एटम्स राइट हैंड साइड पर ऑलरेडी रखा हुआ ही है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। यहाँ लिखा है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, तो इस क्वेश्चन में एलिमेंट क्या दे रखा है बेटा, आयरन, है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ आयरन। ग्राम एटॉमिक मास आयरन का गिवन है 56 यूज का एटॉमिक मास है, तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 56 ग्राम, तो 56 ग्राम ऑफ आयरन is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 atoms of iron। 56 ग्राम में कितने एटम्स हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 into 10 की पावर 23 atoms of iron। 1 ग्राम में कितने, तो 2.8 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 into 10 की पावर 23। कुछ गलत तो नहीं करा मैंने? बताइए। अरे भाई 56 ग्राम में 6.022 into 10 की पावर 23 होंगे, ये तो रिलेशन है ना, तो 1 ग्राम में कितना होगा, ये 56 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 56 यहाँ, ठीक है, 1 ग्राम में कितना हो गया, तो फिर 2.8 ग्राम में कितना, 6.022 into 10 की पावर 23 अपॉन 56 मल्टीप्लाइड बाई 2.8, पॉइंट गया नीचे आ गया 28 1 जा 28 2 जा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 3.011 और 10 है तो ये 10 की पावर 22 हो जाएगा बेटा, 3.011 into 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ आयरन। बोलिए समझ गए कि नहीं, बताइए बेटा समझ में यस आ गया सर। मुझको कि नहीं, क्लियर है?
चलिए जी, अब इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है if 1 मोल, अब पहले ही बता रहा हूँ इसमें ना 1 मोल दे रखा है। जब मोल दे रखा है तो कोई भी तीसरे रिलेशन का नाम ना ले, क्योंकि तीसरे रिलेशन में मोल नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब पहला और दूसरे रिलेशन में से ही कुछ ना कुछ होगा। if 1 mole of carbon atoms weighs 12 grams, weighs 12 grams, what is the mass in grams of 1 atom of carbon? What is the mass in grams of 1 atom of carbon? हाँ जी, अब मेरे को कौन बताएगा? प्राजक्ता के यहाँ पर तो मेरी आवाज नहीं जा रही होगी, अनमोल के यहाँ पर ऐसे में मेरी आवाज जानी बंद हो जाती है। आदित्य को चलो ट्राई करते हैं। आदित्य, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें क्या दे रखा है और क्या पूछा जा रहा है, ये बताओ बस। सर मोल्स दे रखे कार्बन के। पूरा क्वेश्चन पढ़ दो जरा एक बार। सर मैं बताऊं? अभी पूछूंगा बेटा, तुमसे भी पूछूंगा। बताओ क्या दे रखा है और क्या पूछा जा रहा है। सर ये दे रखा है कि जो 1 मोल है कार्बन का वो 12 ग्राम वे करता है। हाँ, तो 1 मोल किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का जो 1 मोल होता है उसमें कितना मास होता है, ये बताओगे? किसी भी एलिमेंट का 1 मोल में कितना मास होता है? अरे लिखा तो है भाई, 1 मोल ऑफ एटम्स, इसमें कितना मास होता है? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो 1 मोल ऑफ कार्बन जो है, 1 मोल ऑफ कार्बन में 12 ग्राम है। 12 ग्राम है उसका वजन 1 मोल ऑफ कार्बन का। तो ये जो पहली लाइन दे रखी है, ये पहली लाइन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है आपको, क्योंकि 1 मोल में 12 ग्राम है, इसका मतलब उसने आपको कार्बन का एटॉमिक मास बता दिया कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 ग्राम्स, ग्राम एटॉमिक मास। कि 1 मोल ऑफ एटम में कितना मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ये समझ में आ गया बच्चों? बताओ पहली लाइन का मतलब। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगर आप लोगों ने कल एटॉमिक मास याद करे होते, जिन्हें याद करने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, जो आपको निकाल नहीं पाए, है ना, तो वो अगर आपने करे होते तो ये पहली लाइन में आप कंफ्यूज होते ही नहीं। ठीक, अब उसके बाद यहां से लेकर यहां तक समझ लो, ये पहली लाइन बिल्कुल बेकार की दे रखी है। ठीक, अगर आपने एटॉमिक मास लर्न कर रखा होगा तो आपको इसकी जरूरत नहीं थी। अब यहां से और यहां तक ये है क्वेश्चन। अब बताओ क्या दे रखा है और क्या पूछ रहे हैं। अनमोल, आवाज आ रही है? यस सर। अरे कमाल हो गया, ऐसे में आवाज चली गई तुम्हारे पास। अच्छा, जरा बताना यहां से लेकर यहां तक क्या दे रखा है और क्या पूछा जा रहा है। सर बड़ा मुश्किल सवाल है। व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मास, कितना मास होगा। हमें इंग्लिश नहीं आती, हम नहीं बता पाएंगे कि मास पूछा जा रहा है। ठीक है, इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, एक एटम ऑफ कार्बन, कार्बन का एक एटम ये दे रखा है। हमें तो सेंटेंस भी पढ़ना नहीं आता है, और किसी से भी पूछ रहा हूँ, किसी से भी पूछ रहा हूँ, दिव्यांशी ने तो कह दिया कि हाँ सर मैं बताऊं, लेकिन और सब चुप बैठे हुए हैं। आपको ये नहीं समझ में आ रहा व्हाट इज द मास का मतलब क्या है। भाई मास पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मास, इसमें क्या है ऐसा। मैं सिर्फ यही तो कह रहा हूँ कि क्या पूछा गया है और क्या दे रखा है। एटलीस्ट कुछ तो बता दो कि सर ये पूछा जा रहा है, लिखा हुआ है व्हाट इज द मास, मास में क्या है भाई। इसमें पढ़ने, इसमें क्या मतलब बताने में दिक्कत हो रही है कि भाई मास पूछा जा रहा है। पता नहीं ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो यार। व्हाट इज द मास इन ग्राम्स,
पता है ना, मास तो ग्राम्स में ही होगा, है ना, मास की यूनिट ग्राम्स में ही होगी। तो व्हाट इज द मास, ये पूछा जा रहा है मेरे से, पहली चीज। फिर दे क्या रखा है, ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, एक एटम ऑफ कार्बन में कितना मास होगा, ये पूछा जा रहा है। पता नहीं भाई क्या सोचते रहते हो आप लोग, इधर रहता है दिमाग। अगर पहली लाइन का मतलब देखा जाए तो ये है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन के 1 मोल में तो ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो ये पहली लाइन सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। हमें पता है, क्योंकि हमने एटॉमिक मास लर्न कर रखे हैं, तो हमें पता है कि 1 मोल में 12 ग्राम ही होता है। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद है व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। एटम और मास, ये तो मोल है, ये भी मोल है, ये नहीं लेंगे। ग्राम एटॉमिक मास यानी कि मास और एटम, मास और एटम, थर्ड रिलेशन यूज करेंगे। और क्या पूछा जा रहा है, मास पूछा जा रहा है, तो मास वाले को राइट हैंड साइड में रखेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट 6.022 into 10 की पावर 23 atoms of carbon is equal to gram atomic mass of an element। कौन सा एलिमेंट, जो दे रखा हो क्वेश्चन में वही एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अगर आपको एटॉमिक मास याद नहीं भी हो तो पहली ही लाइन में लिखा है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम। और 1 मोल में क्या होता है, 1 मोल में ग्राम एटॉमिक मास ही होता है। इसका मतलब कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ आप लिखोगे 6.022 into 10 की पावर 23 atoms of carbon is equal to 12 ग्राम ऑफ कार्बन। बताओ बेटा, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अनमोल तुम बताओ। यस सर। चलिए, तो इतने एटम में 12 ग्राम हो, तो 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 अपॉन 6.022 into 10 की पावर 23। कितना ग्राम हो गया भाई, इतने एटम्स में 12 ग्राम, तो एक एटम में कितना, ये पूरा टर्म यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। वही ये पूछ रहे थे कि 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन, इसमें कितना मास होगा। ये आ गया, इसका आंसर यही है। बताइए जी, समझ में आया कि नहीं? यस सर। है ना। और अगर इसको आप डिवाइड करके देखोगे तो डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग ये कितना आ जाएगा, 12 और 6 से थोड़ा सा बड़ा है ये 6.022। जब ये 6 से थोड़ा सा बड़ा है, अगर ये एग्जैक्टली 6 होता तो 6 2 से 12 हो जाता, लेकिन ये 6 से थोड़ा सा बड़ा है तो ये 2 से थोड़ा सा छोटा आ जाएगा। भाई अगर नॉर्मली ये 6 होता तो 6 2 से 12 हो जाता, है ना। तो अब ये 6, मैंने इसको डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो न्यूमरेटर यानी कि वो जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके 2 आती, 6 2 से 12, वो 2 थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। मतलब उसको मैं 1.99 बोल सकता हूँ। बाकी आप डिवाइड करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा। और 10 की पावर 23, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -23 ग्राम। ये आंसर है इसका। बताइए जी, समझ गए? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो बेटा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो और ध्यान से समझो आप उन क्वेश्चंस को। मैं इसके नोट्स भेजूंगा आपको। आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. ओके।